हेलो फ्रेंड्स, टुडे बुद्धा ITI कॉलेज विजयपुर में आप लोग का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। माय क्लास मोड आप लोगों को फ्यूचर थ्योरी में आज प्राथमिक सुरक्षा बताएंगे। नए एडमिशन लेने के बाद आपको क्या करना चाहिए, प्राथमिक सुरक्षा क्या है, ये नए छात्र छात्राओं के लिए इस संस्था का नियम सबसे कल की वीडियो में आप लोगों को बताए थे। ITI का फुल फॉर्म, NCVT का फुल फॉर्म, SCVT का फुल फॉर्म, फीटर का फुल फॉर्म, ये कल आप लोगों को बताए थे। आज नियम बताएंगे आप लोगों को संस्था के लिए। संस्था के लिए देखिए, कहीं भी पढ़ने जाते हैं या जहाँ भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहाँ की कुछ नियम होती है, संस्था की नियम होती है। यहाँ NCVT और SCVT के नियम है। ये नहीं केवल बुद्धा ITI का नियम है या जो भी कॉलेज का नियम नहीं है, ये पूरा NCVT और SCVT का ये नियम है। जैसे अनुशासन नीति वाला क्या है, अनुशासन क्या है, नीति, ठीक है। देखिए, अनुशासन नीति, उपस्थिति नीति, ड्रेस कोड, प्रगति रिपोर्ट, मासिक टेस्ट और अवकाश, ये आप लोगों को जब हम टेक्निकल कॉलेज में जाते हैं तो ये अनुशासन नियम का पालन करना अति आवश्यक है, नहीं तो इसका नाम भी कर सकता है। अब संस्था अब क्या कर सकती है, बाहर निकाल सकती है। देखिए, अब अनुशासन नीति में क्या है, देश व राष्ट्र के लिए विकास के लिए अनुशासन आवश्यक है। दुर्व्यवहार व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। संस्था एवं समय के विकास के लिए विद्यार्थी को अनुशासन होना चाहिए। कहीं भी संस्था में एडमिशन लेते हैं वहाँ अपने आप को क्या होना चाहिए, अनुशासनहीन होना चाहिए। ये नहीं कि बिना अनुशासन में हो जाए, जो चाहे अभी चाहे टेस्ट हो दे, अभी कुछ भी कर दिए, कोई मशीनें तोड़ दिए। ये कॉलेज के अनुशासन के अनुशासन नीति है, ठीक है। उपस्थिति नीति, ITI में किसी कार्य दिवस पर सभी विषय की जानकारी सभी छात्र छात्राओं को कक्षा में उपस्थित होना जरूरी है। मतलब कि हर कक्षा में, टेक्निकल कॉलेज में हर कक्षा में हर घंटे में आपकी क्या होती है, उपस्थिति ली जाती है। हर विषय में आपको 80% हाजिरी देना अनिवार्य होता है। कितने प्रतिशत, 80% हाजिरी उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। ये नहीं कि चलिए फीटर थ्योरी में हो जाते हैं, लेकिन फीटर थ्योरी में हो गया 80% और सब कैलकुलेशन छोड़ दिए, प्रोबेबिलिटी में छोड़ दिए, प्रैक्टिकल में हो जाते हैं, ठीक है। ये नहीं, सभी विषयों में कितने प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है, 80% उपस्थिति होना अनिवार्य, ठीक है। नहीं तो आने वाली परीक्षाओं में विद्यार्थियों को बैठने नहीं दिया जाए। 80% अगर हाजिरी आपकी नहीं होती है तो आने वाली जो परीक्षा होती है उसमें क्या होते हैं, वंचित हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है ड्रेस कोड। ITI की ड्रेस अखिल भारतीय स्तर के समान होती है। सभी विद्यार्थियों की ड्रेस कोड होती है जो पैंट और शर्ट का रंग मिलाकर कराया जाता है। ये नहीं है कि हम लोग जो भी कुर्ता शर्ट पहन कर चले आए। ये एक संस्था की कोड होती है, संस्था की नहीं, पूरी NCVT और SCVT की कोड होती है कि किस रंग की कलर का हमको शर्ट पैंट चाहिए। अगर मान लेते हैं कोई भी कॉलेज अपना संस्था खोलती है तो वो NCVT से अपना ड्रेस को पास कराती है, तभी आपको यहाँ पर लागू होता है कि किस कलर का ड्रेस आपको चाहिए और कैसा नहीं चाहिए। ये नहीं कि मान लिया कि लाल कुर्ता हो गया, पीयर पैंट हो गया, ये नहीं होती। वो दोनों की SCVT NCVT क्या होती है, ड्रेस की कोडिंग पर चेक करके तभी आपको लागू करती है कि आपको शर्ट पैंट कैसा होना चाहिए। देखिए, प्रगति रिपोर्ट मासिक प्रगति रिपोर्ट आदेश पर तैयार किया जाता है।
जिसको हम लोग प्रगति प्रमाण पत्र बोलते हैं। वही प्रगति प्रमाण पत्र को क्या बोलते हैं? प्रगति प्रमाण पत्र। ये मासिक टेस्ट के आधार पर किया जाता है। ये नहीं कि केवल एक नहीं, थ्योरी का अलग होता है, प्रैक्टिकल का अलग होता है, ड्राइंग का अलग होता है और सब कैलकुलेशन का अलग होता है, इम्प्लॉयबिलिटी का अलग होता है। जितने होते हैं सबका अलग अलग नंबर चलता है। किसमें? प्रगति रिपोर्ट में, प्रगति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं। ये आपको संस्था में भेजी जाती है। इसी पर आपको बहुत तमाम सुविधाएं प्राप्त होती है। इसी के आधार पर आप लोग को सेशनल में नंबर अवगत कराई जाती है। ये तमाम ये प्रगति रिपोर्ट पर ही किया जाता है। अब आता है मासिक टेस्ट। हर महीने में शिक्षा प्रगति के लिए विषय का मास्टर टेस्ट होना अनिवार्य है। इस टेस्ट में विषय संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और मूल्यांकन के अनुसार वही प्रोग्राम प्रोग्रेस कार्ड तैयार किए, जिससे मासिक टेस्ट में जितने नंबर पाए हैं उतने ही नंबर आपको प्रगति प्रमाण पत्र दिया जाता है। अगर मासिक टेस्ट में परीक्षा में अगर अनुपस्थित हो जाते हैं तो आपको क्या कर दें? फेल कर दिया जाता है। अगर एक बार अगर प्रगति प्रमाण पत्र में फेल हो गए तो आपका वो सुधरने वाला नहीं है, करियर भी समाप्त हो सकती है। ठीक, इसका सबसे मासिक टेस्ट का सबसे बहुत का योगदान है। अब देखिए अवकाश संस्था नियम के अनुसार कुछ अवकाश नीति होती है। जो हम लोग इस टेक्निकल क्षेत्र में जाते हैं तो कलेक्ट्री कहते हैं छुट्टी को, जो अवगत कराया जाता है। ये केवल आपको साल में मात्र 15 ही छुट्टी मिलती है। कितनी छुट्टियां मिलती है? मात्र 15, 14 से 15 आपको छुट्टियां मिलती है। जो कुछ उसमें नेशनल होते हैं, कुछ त्योहार होते हैं। उसके बाद आपको मात्र 10 छुट्टियां और मिलती है मेडिकल पर। संस्था द्वारा बिना बताए द्वारा अगर लगातार 10 दिन अनुपस्थिति हो जाते हैं और वो मेडिकल नहीं जमा करते हैं तो आपको संस्था द्वारा क्या हो सकते हैं? निकासित किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए आज क्या होता है कोमल कौशल। अब कोमल कौशल क्या है? कोमल कौशल इसमें तो सभी लोग को देख रहे हैं कि मोदी जी तमाम कौशल निकाल रहे हैं। ये कौशल तो वो कौशल, ये कौशल, ये अभी एक उसी में आता है कोमल कौशल। जो व्यक्ति अपना कार्य करने या कराने के लिए व्यक्तिगत संचार या व्यापार व्यापार या शुद्धाचार या वार्तालाप का प्रयोग करता है। कम्युनिकेशन, किस व्यक्ति का कितना अच्छा कम्युनिकेशन है, कितना आपके पास अगर विद्यार्थी के तौर पर ये होता है कि आप अपने टीचर से कितने लगाव रखते हैं। जो नैतिक जीवन और व्यवहारिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, आपके उसी आधार पर व्यवहारिक और नैतिक और आगामी आने वाले जिसको आचरण कहते हैं कि कभी भी कॉलेज संस्था से जब निकलते हैं आपको क्या बनता है? आचरण। किसके आधार पर किया जाता है? कॉलेज संस्था के ही द्वार पर आपको दिया जाता है। देखिए इसके कुछ है सामान्य कौशल, मजबूत कार्यनीति, सकारात्मक दृष्टि, अच्छा संचार कौशल, पारस्परिक कौशल, समय प्रबंधन क्षमता, समस्या सुलझाने के लिए कौशल, टीम के साथ काम करना, प्रेरणा, आत्मविश्वास, वफादारी इत्यादि। तो अवसर बन सकते हैं। मतलब जितना भी हमारे अगर किसी भी कार्य कर रहे हैं या कहीं एडमिशन के बाद संस्था में ये सब चलती है। आपको वार्तालाप हो, टीम के साथ काम करना, आपको प्रेरणा देना। कभी भी यहाँ से निकलने के बाद जब काम करेंगे तो अकेले काम नहीं करना, या स्वयं अपना कोई बिजनेस करेंगे तो अकेले नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे। उसके साथ आपको क्या चाहिए? पूरी टीम चाहिए, समय का क्षमता होनी चाहिए, समस्या सुलझाने के लिए कौशल होना चाहिए, अभी तो टीम होगी ये सब आएगी। मजबूत कार्यनीति होनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टि सोच होना चाहिए, अच्छा संचार कौशल होना चाहिए, पारस्परिक कौशल होना चाहिए। मतलब ये पूरा होगा तब हमारा क्या बनेगा? एक
टीम बनेगा, तभी तो हमको कोई और सुझाव देगा, तो कहीं और सुझाव देगा, कहीं मनी की प्रॉब्लम होगी वो कहीं से मिलेगा। इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ता है, गठन टीम बनाना पड़ता है। अब देखिए परीक्षा पूर्ण करने के बाद नौकरी के क्षेत्र क्या है। परीक्षा पूर्ण करने के बाद नौकरी क्षेत्र, चलिए आप लोग ITI पास कर लिए। ITI पास करने के बाद हमको क्या चाहिए, नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए, आप लोग खुद बोलिए। हम लोग ITI करने के बाद यही सोचते हैं ना कि नौकरी मिले। कैसा नौकरी चाहिए, ITI के परीक्षा पूरा होने के बाद रोजगार एवं योग्यता पर प्रकाश डाला जाता है कि प्रशिक्षु को वर्तमान में उपलब्ध स्वरोजगार संभावना के साथ साथ अलग रोजगार अवसरों को अवगत कराना पड़ता है। ये होता है ITI करने के बाद कुछ लोग स्वयं अपने कार्य करते हैं, कुछ कंपनियों में काम करते हैं, कुछ लोग अप्रेंटिस करते हैं। ये आप लोग क्या होती है, अवगत कराए जाते हैं, संस्था के द्वारा अवगत कराया जाता है, बताया जाता है। कुछ सरकारी सर्विस के लिए जाते हैं। ये तमाम प्रकार के इस ITI करने के बाद तमाम प्रकार की नौकरियां हैं जो संस्था के द्वारा अवगत कराया जाता है कि आपकी संस्था से आप लोग मतलब कि ये कार्य कर सकते हैं, उसमें जिसकी जो क्षमता होती है वो कार्य करता है। अब देखिए दिया बता रहे हैं, उदाहरण के तौर पर NCVT इंजीनियरिंग व्यापार के साथ साथ परीक्षण करने के बाद चुनाव करते हैं। जब परीक्षा में चुनाव अपने आप NCVT के ही द्वारा आपको चुनाव कर दिया जाता है कि आप किस क्षेत्र में जाएंगे। भारत एवं विदेश के उद्योगों के लिए विभिन्न नौकरियां भी मिलती है। ITI परीक्षा पूरा करने के बाद सफल पूरा होने के बाद भारत में और विदेश कार्मिकों के रूप में निजी और प्राथमिक सेवाओं के लिए और सरकारी उद्योगों के लिए भी प्राप्त होती है। अगर ITI आप लगन से पढ़ लेंगे, उसकी पूरी जानकारी आपके पास हो जाएगी, आप विदेश भी जा सकते हैं, भारत में भी नौकरियां कर सकते हैं, अपना स्वरोजगार भी कर सकते हैं और सरकारी क्षेत्र में भी ITI करने के बाद जा सकते हैं। अब देखिए अब इसके बाद आता है कारखानों में होने वाले दुर्घटनाओं की सावधानियां। सबसे महत्वपूर्ण ये होती है कारखानों में दुर्घटनाओं की कुछ सावधानियां। कारखानों में दुर्घटना की होने की कुछ सावधानी देखिए। कारखाने में तो तमाम दुर्घटना होती है। वर्कशॉप अथवा कार्य करने के स्थान पर प्रकाश का उचित व्यवस्था होनी चाहिए। कहीं भी चाहे कारखाना हो, चाहे वर्कशॉप हो या घर पर भी जो कार्य कर रहे हैं, सबसे उनके पहला वहाँ हमको पर्याप्त उजाला हो, क्योंकि कंपनी रात में भी चलती है, घर पर भी रात में करते हैं, या किसी भी कार्य के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे प्रमुख हमको उजाला की आवश्यकता होती है। ढीले वस्त्र पहन का मशीन पर कार्य नहीं किया जा सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। कभी भी ढीले वस्त्र पहनकर हम लोग मशीन पर कार्य नहीं करेंगे। अगर ढीले वस्त्र पहने हैं, मशीन पर कार्य कर रहे हैं, अगर बाई चांस कपड़े अगर उसमें मशीन में लपेट देता है तो आपको क्या होती है, दुर्घटना होना ही होना है। नहीं कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। अगर मान लीजिए गाड़ी भी चला रहे हैं, अगर सावधानी थोड़ी सी हटती है तो क्या करते हैं, एक्सीडेंट कर जाते हैं, दुर्घटना हो जाती है। उसके बाद टूलिंग या जाबों को मशीन की विस्तृत रूप से संबोधन होना। किसी भी टूल्स या किसी भी जाब या किसी मशीन पर कार्य करने से पहले उसकी अच्छी तरह से आपके पास जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद देखिए कारीगर को सुरक्षा और सावधानियों का ज्ञान होना चाहिए। सुरक्षा और सावधानी आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तभी भी आप दुर्घटना से बच सकते हैं। बिजली के तार अन्य फिटिंग के साथ
अनावश्यक छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा कार्य भी है, तभी हम लोग क्या करते हैं, उसको छेड़छाड़ करने लगते हैं। अभी करेंट, मान लीजिए कि हमको एक बल्ब लगाना है, करंट आ रही है, उसी में लगाते हैं और सबको मालूम है कि बल्ब जेल लगा के 2 मिनट के 1 मिनट के अंदर हीट हो सकती है, उसको पकड़े रहते हैं, बात क्या आगे जलेगी, तमाम उसमें दुर्घटनाएं हैं। अब देखिए, कार्यकर के द्वारा कार्य को समाप्त करने पर शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। किसी भी कारीगर को कार्य कर रहा है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी अपना कार्य 2 घंटे के कार्य में आधे घंटे में समाप्त कर देते हैं। जैसे में देखिए, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, हमको यहाँ से गाजीपुर जाने में सबको मालूम है कि 1.5 घंटा लगता है, लेकिन इसी दुर्घटना से बचने के लिए 1.5 घंटा लगता है। लेकिन क्या करते हैं, बाइक को 80 और 90 की स्पीड में लेकर भागते रहते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे के समय मात्र क्या करें, 1.5 घंटे के समय को मात्र 1:45 मिनट में क्या करेंगे, गाजीपुर पहुंच जाना। तो यहाँ पर क्या होगी, दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलना है, यहाँ पर कितने पर चलेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेंगे, तभी तो पहुंचेंगे 45 मिनट में, तो 2 घंटा होगी। और देखिए, यही कह रहा है कि कारीगर को कभी भी कार्य करने से, कार्य समाप्त करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए कि हम जल्दी जल्दी कार्य करके क्या करें, घर चले जाएं। उसका देखिए, मशीन औजारों की अच्छी तरह होनी चाहिए। कभी भी मशीन या औजार को प्रयोग करेंगे, उसको अच्छी तरह हम लोग देख और साफ कर लेना चाहिए। कार्य के अनुसार औजारों को उचित प्रयोग करना चाहिए। जहाँ भी कार्य जैसा करना है वैसे औजार का प्रयोग करें, नहीं तो अभी कभी कभी ये होता है, स्पैनर के जगह पर, बहुत जगह पर देखा जाता है कि स्पैनर के जगह पर अगर 12 नंबर का स्पैनर लग रहा है, 11-12 नंबर का स्पैनर हमको लग रहा है, आपके पास 13 और 14 नंबर का स्पैनर है, तो क्या स्पैनर में हम लोग स्क्रू ड्राइवर क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर लगाकर उसको खोलने लगते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर अगर तुरंत फेंकेगा तो क्या होगी, दुर्घटना होगी, चोट लगेगी। इसीलिए अपने कार्य के अनुसार औजार क्या कहते हैं, कार्य के अनुसार उन औजारों को उचित प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद कारीगर की मानसिक या घर की दशा में अच्छी होनी चाहिए। कारीगर की मानसिक या घर की अच्छी, हमेशा घर में ये नहीं कि काम करने से पहले घर से झगड़ा करके जाए, कोई मानसिक तनाव हो, तब ये कार्य नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर उसमें कुछ अजीब ढंग से सोचेंगे, अभी घर से झगड़ा करके जा रहे हैं काम करने, या घर से झगड़ा करके जा रहे हैं बाइक चलाने, घर के एकदम सोचेंगे कि आप फलाना को कैसे मारे, फलाना को कैसे मारे, तब तक क्या होगी, उसी में एक्सीडेंट हो जाएगी। दूसरे को मारने सोच रहे तक अपने ही मार जाएंगे। वही इसीलिए कि कभी भी कारीगरों को मानसिक या घर की तनाव के अंदर नहीं होनी चाहिए। आगे, उत्पत्ति पुरुषों का सही स्थान पर रखना चाहिए। जो भी हमारे कार्य उत्पन्न हो गया है, जो भी हमारे यहाँ कार्य जो हो गया है, उसको एक जगह अच्छी तरह से रखना चाहिए। मशीन के बारे में पूर्ण जानकारी ज्ञान न होने से मशीन को चलाने या सुविधा से दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी ऐसे होते हैं, जब कंपनी में पहली बार जाते हैं यही करते हैं कि ये भी मशीन चला ले, ये भी मशीन चला ले, जितने मशीनें सबको हम भी चला, तो उसमें क्या होती है, दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि हम पूरी मशीन के बारे में हमको जानकारी होती नहीं है और सब मशीन को चलाने के लिए क्या करते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इतना बात आपको जानकारी अगर हो जाएगी तो आपको दुर्घटना से क्या हो सकता है, बच जा सकते हैं। अब देखिए, उद्योग दुर्घटना के मुख्य कारण, उद्योग दुर्घटनाओं के मुख्य कारण देखिए, अभी आप लोगों को उद्योग में दुर्घटना के मुख्य कारण क्या क्या है, निम्न कारण है, अज्ञानता, अधिक ओवरटाइम, उत्सुकता, सुरक्षा कवर न लगा होना, अत्यधिक आत्मविश्वास,
गलत औजार का प्रयोग, अनुशासनहीनता, बिजली की वायु का सही नहीं न होना, रुचि में कमी, कार्य करने की गलत विधि, गलत योजना। अगर ये पूरा योजना के साथ हम लोग कार्य करेंगे हमारे पास होगी तो योग में दुर्घटना होने की संभावना कम होती है। अगर भगवान की अगर नियुक्ति होगा दुर्घटना होना तो अलग की बात है, लेकिन इतना कार्य करने में अगर रहेंगे अब दुर्घटना कम होगी। अब देखिए अज्ञानता क्या है, मशीन के बारे में जानकारी न होने पर मशीन से छेड़छाड़ करना दुर्घटना कम की कारण है। अज्ञानता यही होती है कि जिसके बारे में आपको जानकारी है ही नहीं है उसी को कार्य करने में हम चल देते हैं आगे। कहा जाता है कि सांप का मंत्र जाना नहीं, सांप के बिल में हाथ डाले तो क्या करेगा, सांप काटेगा नहीं तो छोड़ेगा। वही कह रहे हैं आत्मविश्वास, अज्ञानता, आपकी उस मशीन जिस मशीन के बारे में जानकारी नहीं होती है तो इस पर कार्य करना, उसको छेड़छाड़ करने से दुर्घटना होती है। ठीक है, जिस मशीन के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसको छेड़छाड़ करने से दुर्घटना होती है, उसे क्या बोलते हैं, अज्ञानता होता है। अधिक ओवर टाइम करना, अधिक ओवर टाइम से थकावट के कारण दुर्घटना होती है। कभी कभी अपने क्षेत्र में देखिए, कंपनी के क्षेत्र से अपने ही क्षेत्र में जाकर देखिए, काम सुबह से कर रहे हैं, खेत को मान लीजिए थोड़ा सा कोड़ रहे हैं, अब वो कोड़ने की इच्छा नहीं कर रहा है, उसी तरह कोड़ रहे हैं तो अचानक क्या होगा, थोड़ा कोड़ को लग जाती है, पैर कट जाता है। गाड़ी चलाने की आपकी इच्छा नहीं है, कभी कभी चला रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं कि हम रुक जाए, लेकिन आप इस सोचते गाड़ी लेकर चले किसी तरह जल्दी पहुंच जाए तो क्या होगी, दुर्घटना को वही कह रहा है कि अधिक ओवर टाइम से थकावट के कारण दुर्घटना होती है। इसीलिए आवश्यक है कि अधिक ओवर टाइम काम न करें। जब काम नहीं करेंगे, अधिक समय के अंदर अपना काम समय से ही रहेंगे तो न शरीर में उतना थकावट होगी, ना हम क्या दुर्घटना होगी। ठीक है, उत्सुकता है, कई बार कारीगर को नई मशीन देकर उसकी उत्सुकता उसको चलाने की प्रयास करता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, अपने क्षेत्र में देखिए, अपने घरों में गाड़ी नई आ गई, क्योंकि आज वो क्या बोलते हैं जो आ रही है वो माल ढोने वाली गाड़ी को क्या बोलते हैं, विक्की बोलते हैं ना। मान लीजिए गियर वाली आपके पास गाड़ी नहीं है, स्लेटर पर गाड़ी चलाएं, तुरंत आ गया स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर, तो कहते हैं कि कौन अब उसको चलाएगा, सीधे चलिए हम स्प्लेंडर को चलाते हैं। उसमें बस ये जानते हैं कि स्लेटर दिए चला, इसमें ये नहीं जानते हैं कि गियर लगाना है, क्लच दबाना है, कब क्या करना है, तो लगाएगा तो क्या करेगा, उठा कर फेंक देगा। तो वही कह रहा है कि कई बार कारीगर को नई मशीन देकर उत्सुकतावश उसे चलाने का प्रयास करता है तो दुर्घटना हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है उत्सुकतावश कारीगर की कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जब तक उसकी जानकारी न हो तब तक कार्य को नहीं करनी चाहिए। चलिए, सुरक्षा कवर न लगा होना, कार्यशाला में चलती हुई मशीनें खुली हुई, गड़ारियों, साफ्टों, कटर, पावर प्रेसों को चलाते हुए डायल या हैंडल न लगा होना, ढीले हैंडल लगा होना, वो क्या होती है, दुर्घटना के कारण। कभी भी कोई चीज कार्य करने से पहले उसकी पूरी सेफ्टी देख लेनी चाहिए, कुछ प्रकार कवर क्या है, क्या है। मान लीजिए आपके क्षेत्र में हैमर का प्रयोग कर रहे हैं, हैमर का हैंडल क्या है, ढीला है, तो हैमर उठाएंगे तो क्या होगी, सीधे हैमर हाथ पर आएगी या बाहर निकलेगी। तो अगर बाहर निकलती है तो किसी को चोट आती है या अपने को चोट आती है, यह दुर्घटना हो सकती है। यही है, कह रहे हैं कि कवर मशीन वर्कशॉप में चलती हुई मशीनें को, खुली हुई मशीनों, गलियारों, सबको, कटर इत्यादि को ढीला ना होना, उसके ऊपर गार्ड लगा होना
तभी इसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। वर्कशॉप में सभी मशीनों को ढकी शिकार बन सकते हैं। वर्कशॉप में सभी मशीनों को ढकी हुई होनी चाहिए एवं खुली मशीनों को ढक कर कार्य करना चाहिए। अब आते हैं अत्यधिक आत्मविश्वास। कई बार कारीगर को अधिक से अधिक विश्वास हो जाता है, मान लीजिए काम के बाद उससे भी अधिक विश्वास हो जाता है, जिससे पूर्ण कारीगर को बना देता है। जबकि यह भ्रम है कि एक आमंत्रण देती है जो कारीगर दुर्घटना का शिकार बन सकता है। मान लीजिए हम लोग गाड़ी चलाना जानते हैं, सुपर स्प्लेंडर गाड़ी चलाने आते हैं, कि कहते हैं कि भाई गाड़ी तो मैं चला लेता हूँ, चलिए 60 के एवरेज का हमारा यहाँ चलेगी 100 के एवरेज में। हम लोग डेली गाड़ी किसमें चलाने हैं? 60 के एवरेज में। अब गाड़ी चलाना सीख लिया, एकदम अपडेट सीख लिया, चलो आज गाड़ी 100 से चलाएंगे, 100 की स्पीड में चलाएंगे। कितने की स्पीड में चलाएंगे? किलोमीटर प्रति आवर्स। पहले किसके चलाते थे? 60 किलोमीटर प्रति आवर्स। देखिए तो ठीक, हम लोग को विश्वास हो गया कि गाड़ी हम अच्छी तरह चलाना जान गए। हम ये नहीं कह रहे कि गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, लेकिन रोज कितना बजे चलाते थे? 60 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ से चलते थे। लेकिन एकदम हमारे पास है कि हम 100 किलोमीटर चले जाएंगे तो क्या होगी? एकदम निश्चित है कि 100% निश्चित है कि आपको दुर्घटना होना, दुर्घटना को आमंत्रण दे दिए हैं कि कहीं ना कहीं जाकर क्या करेंगे? गाड़ी लेकर लड़ जाएंगे। वही कह रहा है कि अधिक से अधिक आत्मविश्वास होने पर भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। अब देखिए गलत औजार का प्रयोग करना। कभी भी गलत औजार का वर्कशॉप में गलत औजार का प्रयोग करेंगे तो आपको दुर्घटना एकदम 100% होना जरूरी है। ठीक है। कारीगर को कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उचित टूल्स या का प्रयोग करना चाहिए, न कि पेचकस या प्लस या हैमर का ही प्रयोग कर लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तरिये पेचकस नहीं है, हमारे स्पैनर नहीं है, तो पिलासे से खोल दे, जिसको प्लायर बोलते हैं। चलिए आपको कोई चीज काटना है, चीजल से नहीं हमारे पास, तो हैमर से मार मार के काट लेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? ये दुर्घटना के कारण है, क्योंकि हमारे पास अगर सुविधा होते हुए भी उसको हम लोग यूज नहीं करते हैं, दुर्घटना को बुलाते हैं। तो कभी भी गलत वर्कशॉप में गलत औजार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। अनुशासनहीनता कभी कभी अभी सबसे खराब आपको कारीगर को अनुशासन के प्रति लापरवाही, जैसे वर्कशॉप में दौड़ना, एक दूसरे से मजाक करना, मोबाइल से बराबर बात करना, इधर उधर थूकना या फेंकना, लड़ना, दुर्घटना का नियंत्रण। सभी को मालूम है कि वर्कशॉप में तमाम लोहा लकड़ जो भी है इधर उधर छिपा रहता है। दौड़ेगा तो क्या आगे पैर में लगेगा, गिरेगा, चोट लगेगी या कटेगा, तो क्या हो सकता है? मालूम नहीं है कि शरीर में कीड़े जो क्या है। चलिए वर्कशॉप में जूते की जगह पर चप्पल पहनेंगे, तभी भी दुर्घटना होती है, क्योंकि वो चप्पल पहने नीचे से तो देख रहे हैं कि चप्पल है, क्यों? ठीक है कि ऊपर से कोई नटे वोट गिर जाए, ऊपर से कुछ भी तो गिर सकता है, क्योंकि वर्कशॉप में ऊपर नीचे सब काम होता है। ये नहीं कि अगर नीचे फर्स्ट होगा ऊपर नहीं होगा। बड़ी बड़ी मशीनें वहीं खड़ा है, ऊपर से कुछ नट वोट गिर, वही अनुशासन नहीं था। ठीक है। मान लीजिए कि हम लोग धोती कुर्ता पहन के वर्कशॉप में नहीं जाना है, वर्कशॉप में अगर धोती कुर्ता पहन के जाएंगे तो क्या होगा? दुर्घटना नहीं होगी तो क्या आपको मिठाई खिलेगा? दुर्घटना तो होना ही है। इसीलिए वर्कशॉप का अनुशासन में ही कार्य करना चाहिए। बिना अनुशासन के करेंगे, दौड़ के जाना, किसी से बात करना, काम कर रहे हैं इस समय जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ कि इस समय दुर्घटना का मुख्य कारण है मोबाइल। कैसे? मशीन पर कार्य कर रहे हैं, मोबाइल से बात कर रहे हैं। आप तमाम देखते हो कि गाड़ी चला जा रहा है,
गाड़ी मोटरसाइकिल चला रहे हैं, मोबाइल कान पर लगा कर बतियाते जा रहे हैं। अब एक सबको मालूम है कि एक आदमी दो कार्य एक साथ नहीं कर सकता है। एक गाड़ी चलाएगा या बात करेगा, तो एक कार्य बात करते हैं उसने कुछ ऐसा की बात करेगा कि आपको टेंशन होगा तो क्या दुर्घटना होगी। दुर्घटना बुलाती है, किसके लिए बुलाया? अनुशासनहीनता है। क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं, उस मोबाइल से बात कर रहे हैं तो अनुशासन है। तो एक कार्य वर्कशॉप में कारीगर को अपने अनुशासन में दौड़ भाग न करना, मजाक न करना, तमाम प्रकार की। अब देखिए बिजली की सही वायरिंग नहीं न होना। हमारे वर्कशॉप में अगर बिजली का कार्य अगर सही से नहीं होती है तो दुर्घटना हो सकती है। यह अपने घरों में देखिए, बिजली का आवाज चला है, एक जोड़ दूसरे जोड़ पर जोड़ दिए हैं लेकिन उसको टेपिंग नहीं किए। घर का ही आदमी को किसी को भी छू लेगा, कोई ठीक है कि हम नहीं छूएंगे, चलिए कोई दूसरा भी अगर बाई चांस वो गलत से पकड़ लेता है तो क्या हो सकती है? दुर्घटना है। कंपनी में छोड़िए बिजली का, घरों में यह कार्य हो सकता है। क्योंकि आप तो समझ रहे हैं कि मैंने बिजली चालू कर दिया, चालू रहा है, लेकिन ये नहीं देखे कि हमारी बिजली में कहाँ कहाँ जोड़ है, क्या एक्सपायरी कर रही है। सभी सुने हैं, सबको मालूम है कि बिजली से फलाना का घर जल गया, शॉर्ट सर्किट हुआ। इसके लिए क्या करना चाहिए? सभी पेज को अपने अच्छी तरह से करना चाहिए, वायरिंग करना चाहिए, बिजली को सही रखना चाहिए, इससे दुर्घटना से हम बच सकते हैं। रुचि में कमी होना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बिना रुचि के कार्य को कार्य करने की लगन नहीं होती है, तभी भी कार्य करने में चला जाता है, निपटाने में असफल होता है, जिसके विपरीत वह अभाव में काम करना या दुर्घटना को आमंत्रित देता है। रुचि, मान लीजिए कि आप कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको रुचि नहीं है कि हम आज काम कर रहे हैं, चलिए छुट्टी मार लेते हैं, लेकिन आपको कंपनी से दबाव है कि नहीं कार्य करना है, तो इसमें क्या करते हैं? अपने आप को दुर्घटना दे देते हैं, दुर्घटना बुला लेते हैं। क्योंकि आपका इच्छा नहीं है, मन नहीं कर रहा है, मानसिक तनाव है कि आज हम काम नहीं करेंगे, लेकिन आप क्या है दबाव में काम करेंगे, तभी भी दुर्घटना को आप बुला सकते हैं। अब देखिए कार्य करने की गलत विधि, यदि गलत तरीके से कार्य किया जाएगा तो दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। कोई भी ले लीजिए, गलत तरीके से अगर रूट पर चलेंगे, हमको दाएं में जाना है, अगर बाएं में जाएंगे तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। कभी भी दुर्घटना को दुर्घटना के नहीं आता है, खुद अपने आमंत्रित करते हैं। गलत तरीके से कार्य करना, गलत तरीके से अगर कंपनी वर्कशॉप पे काम करेंगे तो आपको दुर्घटना होनी है। गलत योजना बनाना, वर्कशॉप में काम करने से पहले आपकी प्रत्येक पक्ष का विचार विमर्श करना चाहिए, उसके बाद इसकी योजना के अनुसार करना चाहिए। अगर बिना योजना का कार्य करना भी दुर्घटना का कारण, हम लोग बिना योजना का अगर कोई कार्य करते हैं तो दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। तो आज का वीडियो इतना है। थैंक यू।